Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 12th Maths NCERT Chapter 11 Three Dimensional Geometry Exercise 11.1 Introduction. हमारा आज का टॉपिक क्या बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। लेकिन हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा क्या क्या पढ़ लिया था। 11.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा, डायरेक्शंस कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशोज ऑफ ए लाइन कैसे निकालते हैं, मींस एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले जाते हैं या फिर डायरेक्शन रेशोज कैसे निकालते हैं, हमने सीखा था। उसके बाद हमने किया था नेक्स्ट टॉपिक वहां पे कि डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शंस कोसाइंस में क्या रिलेशन था, वो भी हमने वहां पे पढ़ लिया था। आज का टॉपिक क्या है, डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स आपने बेटा ये काम वेक्टर अलजेब्रा में भी पढ़ा था। जो भी हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, 2 पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन के क्या लिखना चाहते हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस लिखना चाहते हैं। क्लियर है। तो मान लो मैंने P और Q 2 पॉइंट्स ले लिए। ये मान लो बेटा मैंने एक पॉइंट ले लिया क्या, P, और ये क्या ले लिया, एक Q पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। तो इस PQ लाइन की हमें क्या लिखने हैं, डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। क्लियर है। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं क्या है, x1, y1 और z1। और इस Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, x2, y2 और z2 है। क्लियर है। इतना बहुत अच्छे वे से, प्रॉपर वे से काम करेंगे, ठीक है। तो इसके डायरेक्शंस कोसाइंस इस PQ लाइन के क्या होंगे, वो लिखते हैं क्या, डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ ए लाइन PQ। इसी के लिखने हैं नाम ना, PQ लाइन के क्या लिखने हैं, डायरेक्शंस कोसाइन लिखने हैं। तो क्या आएंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय PQ। क्लियर है। उसके बाद y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय PQ। उसके बाद z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय PQ। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ बच्चों के मन में एक क्वेश्चन पुट आउट हो रहा होगा कि सर आपने नीचे PQ जो लिया उसका मैग्नीट्यूड क्यों नहीं किया। मैग्नीट्यूड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये कोई वेक्टर नहीं है। PQ क्या है कि लाइन है, तो ये सिंपल क्या हमारे पास PQ एक लेंथ है। क्लियर है। हमने मॉडुलस क्यों नहीं लगाया, वो क्लियर है, क्योंकि क्या है, PQ एक लाइन है, ये कोई एक वेक्टर नहीं है कि हम नीचे क्या लगाएं, मैग्नीट्यूड लगाएं। क्लियर है। अब हमने इसके डायरेक्शंस कोसाइन तो लिख दिए बेटा, लेकिन ये कैसे आए वो बताते हैं कि कैसे ये जनरेट हुए, कैसे हमने ये लिख पाए हैं इनको। क्लियर है। तो सबसे पहले एक प्लेन लेते हैं बेटा, प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया बेटा, ठीक है। इस प्लेन की हेल्प से मैं बताऊंगा कि इस PQ जो लाइन के डायरेक्शंस कोसाइन हमने लिखे ये कैसे लिखे, वो यहाँ पे काम करने वाले हैं बेटा, प्रूफ दे रहे हैं इसका कैसे लिखे। क्लियर है। तो देखो ये मान लेते हैं PQ लाइन कहीं भी हो सकती है। मान लो मैं इस प्लेन के अंदर एक RS लाइन है और उसके क्या निकालने हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस निकालने। ये मान ली मैंने, ये एक RS लाइन है और इसके क्या निकालने हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस निकालने हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले तो इस RS लाइन को मैं कहां से पास करवाऊंगा, इस ओरिजिन से पास करवाएंगे बेटा। क्लियर है। तो इस RS लाइन को मैंने कहां से पास करवा लिया, ओरिजिन से पास करवा लिया। क्लियर है। ये RS लाइन है, इस पॉइंट का नाम मैंने रख लिया P और इस पॉइंट का नाम मैंने रख लिया Q। तो इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स वो मान लेते हैं क्या है, x1, y1 और z1। और इस Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स वो मान लेते हैं क्या है, x2, y2 और z2। क्लियर है। तो इस PQ लाइन के हम क्या निकालना चाहते हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस निकालना चाहते हैं। क्लियर है। अब आपके दिमाग में बेटा, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर हमें तो जो डायरेक्शंस कोसाइंस निकालने थे वो किसके निकालने थे, RS लाइन की, और आप हमें बता रहे हो कि PQ लाइन की। और PQ लाइन भी कहां से पास करवा दी आपने, ओरिजिन से पास करवा दी। आप किसके बता रहे हो, हमें PQ लाइन के बता रहे हो। क्लियर है। क्लियर यहां तक। तो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं,
देखो यूज मैं भले ही इस लाइन का कर रहा हूं जो ओरिजिन से पास हो रही है, लेकिन जो डायरेक्शंस कोसाइंस आएंगे वो किसके आएंगे, आर एस के ही आएंगे। मैंने क्या बोला कि भले ही मैं इस पी क्यू लाइन का यूज कर रहा हूं जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, लेकिन जो डायरेक्शंस कोसाइंस आएंगे वो किसके आएंगे, आर एस के आएंगे। मैं एग्जैक्टली सेम जो रिलेशन सेटअप करूंगा बेटा, जैसे पी क्यू का यहाँ पे मैं डायरेक्शंस कोसाइन निकालूंगा पी क्यू लाइन के, सेम ऐसे ही इस आर एस लाइन पे वही रिलेशन सेटअप करके दिखाऊंगा तुम्हें। क्लियर बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं बेटा, झूठ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो जो रिलेशन हम यहाँ पे पी क्यू पे सेटअप करेंगे वही किस पे करके दिखाऊंगा मैं, आर एस पे, और तुम्हें फील भी होगा, साथ में फील भी करवाऊंगा। देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। देखो मान लो मैंने इस पी पॉइंट से ऐसे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये यहां से हमने इस पॉइंट से पी और क्यू पॉइंट से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। क्लियर है, ये एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। ये एंगल हमने मान लिया, मानना है, कितना मानना है, अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या होगा बेटा, अल्फा होगा। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। और इस पी क्यू और इस पॉइंट का कुछ भी नाम रख दो, जैसे मैंने ए रख दिया। इस पी ए क्यू ट्रायंगल के अंदर अगर ध्यान दो बेटा, तो ये पी क्यू हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। पी क्यू क्या होगी, हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। और हमें क्या निकालना चाहते हैं, इसके इन दो पॉइंट्स के मींस इन इस कंप्लीट लाइन के पी क्यू लाइन के हम क्या निकालना चाहते हैं, डायरेक्शंस कोसाइन निकालना चाहते हैं। और जो एंगल आ जाए, जो एंगल आ जाए अगर उसके साथ हम कोसाइन ले दे तो वो क्या हो जाते हैं, डायरेक्शंस कोसाइन हो जाते हैं। तो मैं यहां से किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, कोस अल्फा की वैल्यू निकालना चाहता हूं। और कोस अल्फा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। क्लियर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमें बेस का तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, पी क्यू है। जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या बेटा, पी क्यू है। क्लियर है, तो यहाँ पे नीचे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। क्लियर है, अब बात करते हैं बेस की। बहुत ध्यान से समझना है बेटा, बेस कैसे आया। ये पी ए क्या है, बेस है। पी ए क्या है, एक बेस है। और एक टाइम के लिए मान लो ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। क्या ये हमारे पास है, एक्स एक्सिस। तो ये क्या है, डिस्टेंस कवर कहां पे करेगा, एक्स एक्सिस में करेगा। और ये कहां पे करेगा, वाई एक्सिस। मींस ये पॉइंट अगर पी साइड है तो ये कहां पे जाएगा, ये बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा। तो ये पी ए डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा। चेक कर लो बेटा। तो बेस कितना है हमारे पास, x2 माइनस x1। तो बेस यहां पे आ गया x2 माइनस x1। क्लियर है, तो हमारे पास कोस अल्फा, कोस अल्फा आने का मतलब क्या आ चुका है, ये एल आ चुका है। मीन्स डायरेक्शंस कोसाइन कौन कौन से होती थी, एल एम और एन होती थी। तो उसका एल मीन्स कोस अल्फा किसके इक्वल आ गया, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय पी क्यू। और चेक कर लो, ये जो फर्स्ट डायरेक्शंस कोसाइन आई है यही तो ये है। क्लियर है, अब कुछ बच्चों को आई थिंक बेटा ये x2 माइनस x1 जो बेस मैंने निकाला ये समझ में नहीं आया होगा, ऑब्वियसली नहीं आया होगा, लेकिन बहुत आसान है बेटा। देखो दिखा देता हूं मैं कैसे निकाला है। मान लो ये क्या मेरे पास है, ये हमारे पास क्या है, एक एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये क्या है, मान लो वाई एक्सिस है। क्लियर इतना, दिस इज ए एक्स एक्सिस और दिस इज ए वाई एक्सिस। क्लियर है, ये क्या है माइनस एक्स एक्सिस और ये क्या है माइनस वाई एक्सिस। नीचे क्या है माइनस वाई एक्सिस और ऊपर क्या है प्लस वाई एक्सिस। क्लियर इतना। उसके बाद मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है कोई हमारा पी पॉइंट, और यहाँ पे कोई पॉइंट था, क्या था बेटा, ये क्यू पॉइंट था। और ये ऐसे एक लाइन थी और हमने ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस बताना है मीन्स पी से ए तक का डिस्टेंस। और ये मान लो पॉइंट क्या हमारे पास 2D में काम करें बेटा, 2D में, ठीक है, 4 और 5 है। और ये जो पॉइंट से मान लेते हैं क्या हमारे पास मीन्स एक्स एक्सिस पे होगा, वाई 0 होगा, तो मान लिया -2 है और 0 है। क्लियर है, ऐसे है, ठीक है। तो बेटा ये पी ए डिस्टेंस जो होगा, पी ए डिस्टेंस से कितना आएगा, यहां से ये क्या है ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 4 किया, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। इस ओरिजिन से इस साइड डिस्टेंस कितना कवर किया, -2 किया,
-2 पॉइंट तक आए हैं, लेकिन डिस्टेंस तो किस में होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम क्या किया, 4 माइनस दिस नंबर क्या था, x1 था, तो मैंने वही किया। 4 मीन्स दिस इज x2, ऐसे ही पॉइंट थे ना ऊपर, चेक कर लो, x2 y2 और z2 थे, और यहाँ पे क्या थे, x1 y1 और z1 थे बेटा। क्लियर है। तो हमने क्या किया था, x2 माइनस x1 क्या आ चुका था, बेस, और यहाँ पे चेक कर लो 4 माइनस ऑफ दिस नंबर, 4 माइनस ऑफ दिस नंबर मीन्स क्या होगा, 4 माइनस ऑफ -2 मीन्स कितना आया, 4 प्लस 2 मीन्स कितना आया, 6। चेक कर लो ये डिस्टेंस कितना होगा, 6 ही तो होगा। ओरिजिन से 4 इस साइड और 2 इस साइड, तो कितना हुआ, 6। तो हमने ये कैसे निकाला, x2 माइनस ऑफ दिस नंबर, ये पहले से ही नेगेटिव नंबर होगा क्योंकि किस साइड है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो x2 माइनस ऑफ दिस नंबर, तो क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे दोनों। क्लियर है। तो हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई पी क्यू। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये बेस x2 माइनस x1 आया है। क्लियर है। जैसे मैंने ये वैल्यूज निकाली है कोस अल्फा की, सेम ऐसे ही किसकी निकाल सकते हैं, कोस बीटा की। तो मैं डायरेक्ट सिमिलरली करके लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई पी क्यू। सेम ऐसे ही कोस गामा की आ जाएगी, क्या आ जाएगी, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई पी क्यू आ जाएगी। क्लियर है यहां तक, क्लियर बेटा। उसके बाद यहां तक क्लियर है। उसके बाद हमने ये इस RS को सेटअप किया था, कहां पे, इसके अंदर, ओरिजिन के अंदर, और मैंने बताया था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही सारा काम यहां पे करके दिखाएंगे। तो बेटा चेक करो, जब मैं अगर इस RS के क्या निकालने हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस निकालने हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, बोलो जल्दी, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, मान लिया क्या है, अल्फा होगा। क्लियर है। इस पॉइंट के, R पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, मान लिए क्या है, x1 y1 और z1 है। इस S पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, मान लिए कितने हैं, x2 y2 और z2 है। क्लियर है। तो अब चेक करो, क्या इस RS लाइन की, जब मैं डायरेक्शंस कोसाइंस निकालूंगा तो क्या यही नहीं आएंगे, सेम जैसे इस ट्रायंगल में यूज किया, सेम वही काम इसमें यूज कर देंगे। क्लियर बेटा। तो मैंने जो रिलेशन या जो भी सेटअप यहाँ पे काम किया था, वही सारा काम यहाँ पे तुम्हें करके दिखाया। क्लियर बेटा इतना। उसके बाद बेटा ध्यान से सुनना है, उसके बाद मैं क्या काम कर रहा हूं, देखो हमने एक लाइन के क्या निकाल दिए, डायरेक्शंस कोसाइंस निकाल दिए। मैंने तुम्हें डायरेक्ट लिखवाए थे, लेकिन उसके बाद बताया कि कैसी डायरेक्शंस कोसाइंस आए। क्लियर है। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे एक लाइन ही वर्ड यूज किया, मैंने कभी भी वेक्टर यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा अगर मैं इसके अंदर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पे अगर वेक्टर घुसाता तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन मैं ये एक्चुअली जो काम किया है वो कैसे किया है, वो मैं तुम्हें अब एक अलग से फिगर बना के उसके अंदर बता रहा हूँ। ठीक है। काम यही था, वैसे हमारा काम हो चुका है बेटा, ये कंसेप्ट हो चुका है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, वो ऐसे ही निकालते हैं। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो क्या बता रहा हूँ कि हमारा ये कंसेप्ट है ना, जो ये और ज्यादा मजबूत होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। टाइम जरूर लगेगा बेटा, लेकिन टॉपिक ऐसा हो जाएगा कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। देखो मैंने फिर से क्या बना लिया, एक प्लेन ड्रॉ कर लिया 3D में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, किसी को भी मान सकते हैं बेटा, कोई कंपलसरी नहीं होता कि इसको एक्स मानना है, इसको वाई मानना है, इसको जेड मानना है। वैसे हम एनसीईआरटी के अंदर मैक्सिमम इसको एक्स वाई और जेड मानते हैं, तो इसलिए हम भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो देखते हैं वो कंसेप्ट मैं क्या बताना चाहता हूं जो और मजबूत होगा। क्या है वो कंसेप्ट, देखो बेटा। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हमने इस RS लाइन के क्या निकालने हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस निकालने हैं, ऊपर यही बोला था। उसके बाद मैंने बोला कि इस RS लाइन को ही मैं सबसे पहले कहां से पास करवाऊंगा, इस ओरिजिन से पास करवाऊंगा। और ये एक RS लाइन थी, लेकिन मैंने इसका नाम यहाँ पे पॉइंट P रख लिया था, यहाँ पे पॉइंट Q रख लिया था। इसके कोऑर्डिनेट्स माने थे हमने x1 y1 और z1। सेम ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स माने थे x2 y2 और z2। क्लियर है, क्लियर यहां तक। उसके बाद मैंने कोई वर्ड वेक्टर यूज नहीं किया था। एक्चुअली बेटा जब मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म बनाया था, ऐसे मैंने एक ट्रायंगल की फॉर्म बना दी थी, तो वो जो काम हमने किया वो कैसे किया है,
सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आना चाहिए था क्या, कि मान लो बेटा ये जो पी क्यू एक लाइन है, सबसे पहले इस पी क्यू लाइन को मैं क्या मानूंगा, यहाँ पे एक वेक्टर मानूंगा। क्या मानूंगा, एक वेक्टर मानूंगा। क्लियर है। अब बच्चे बोलेंगे सर हमें तो पी क्यू लाइन के डायरेक्शंस कोसाइन चाहिए था, लेकिन आप पी क्यू वेक्टर क्यों मान रहे हो बेटा। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या बोला, एक बार इस पी क्यू को हमने क्या मान लिया, वेक्टर कंसीडर कर लिया। और वेक्टर कंसीडर करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि देखो अगेन वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन। वेक्टर क्या होती है, डायरेक्टेड लाइन ही होती है। फॉर द पर्पज ऑफ डायरेक्शंस कोसाइंस मैं इसको वेक्टर कंसीडर कर सकता हूं। तो बेटा ये जितना भी हमने काम किया ये सारा इस पी क्यू को एक वेक्टर मान के काम किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही कंसेप्ट समझाना चाहता था तुम्हें। बीच में मैंने पी क्यू को एक वेक्टर इसलिए नहीं घुसाया क्योंकि बेटा समझ में नहीं आता तुम्हें बीच में। ठीक है, तो इसलिए मैंने लाइन ही बोला वहां पे। क्लियर इतना, बस यही कंसेप्ट बताना चाहता था कि पी क्यू क्या है कि वेक्टर कंसीडर करके हमने ये डायरेक्शन से कोसाइंस निकाले ही इस पी क्यू लाइन की। और वेक्टर क्या होता है, एक डायरेक्टेड लाइन ही तो होती है। ठीक है, तो हम ऐसे कंसीडर करके काम कर सकते। क्लियर है। उसके बाद कुछ बच्चे जो अच्छे हैं, अच्छे में जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके मन में अब एक क्वेश्चन पुट आउट हो रहा होगा कि सर आपने कहा था कि किसी भी लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शंस कोसाइंस होते हैं। आपने कौन से डायरेक्शंस कोसाइंस निकाले हैं, ये कौन से डायरेक्शंस कोसाइंस निकाले हैं आपने। लेकिन आपने ये जरूर बताया था कि किसी भी लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शंस कोसाइंस होते हैं। तो बेटा कैसे देखेंगे कि वो कौन से हैं, देखते हैं, बताते हैं वो भी कैसे पहचानेंगे कि कौन से हैं। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे काम किया, इस पी क्यू के निकाले थे डायरेक्शंस कोसाइन। तो देखो बेटा अगर ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट अगर पॉजिटिव एरिया में है, पॉजिटिव एरिया होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस में अगर पी बी पॉइंट और क्यू बी पॉइंट दोनों ही किस साइड है, पॉजिटिव में है। पॉजिटिव हमारा जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड पोर्शन होता है अगर उसमें है तो हमारे पास आएंगे एल एम और एन आएंगे, एल एम और एन आएंगे। क्लियर है। अगर ये दोनों पॉइंट पी पॉइंट और क्यू पॉइंट दोनों अगर किस साइड हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव जेड एक्सिस में हो, तो कौन से होंगे, माइनस एल माइनस एम और माइनस एन आएंगे। क्लियर है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर पी पॉइंट नेगेटिव पोर्शन में हो, क्यू पॉइंट पॉजिटिव पोर्शन में हो, तब कैसे बताएंगे कि एल एम एन आएगा या माइनस एल माइनस एम और माइनस एन आएगा। तो बेटा वो डिपेंड करेगा x2 माइनस x1 पे, मीन्स बेस पे। जब हम डिफरेंस लेंगे मीन्स ये बेस निकालेंगे x2 माइनस x1, वो उस पे डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव आया तो एल एम और एन आ जाएंगे, अगर नेगेटिव आया तो माइनस एल माइनस एम और माइनस एन आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे हमारा ये कंसेप्ट खत्म हुआ बेटा कि डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ ए लाइन थ्रू टू पॉइंट से कैसे हम उसके डायरेक्शंस कोसाइंस निकालते हैं। क्लियर इतना। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शंस रेशोज की। किसकी बात करेंगे बेटा, अब हम डायरेक्शंस रेशोज की बात करेंगे कि डायरेक्शंस रेशोज क्या होंगी इस लाइन की। तो देखो बेटा डायरेक्शंस रेशोज बेटा मैंने अभी बताई थी। अभी बताने का मतलब बेटा पिछले लेक्चर में हम बता के आए थे कि डायरेक्शंस रेशोज क्या होती है। ऐसे तीन नंबर्स जो डायरेक्शंस कोसाइंस के साथ क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, वही क्या होती है हमारी डायरेक्शंस रेशोज होती हैं। तो अब वो तीन नंबर्स या तो क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, किसके साथ, डायरेक्शंस कोसाइंस के साथ, या फिर रेशो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, एक ही बात है। क्लियर है। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्शंस रेशोज इस आर एस लाइन की बोल लो या पी क्यू लाइन की बोल लो, क्या इसकी मैं डायरेक्शंस रेशोज ये लिख सकता हूं क्या, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। क्लियर है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तो डायरेक्शंस रेशोज वो थ्री नंबर्स बताए थे जो डायरेक्शंस कोसाइंस के साथ क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। तो बेटा चेक कर लो, दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर क्या आएगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय क्या है, ये डायरेक्शंस रेशोज बोला है मैंने, ये क्या है, डायरेक्शंस कोसाइन बोला है। तो डायरेक्शंस रेशोज का जब डायरेक्शंस कोसाइंस के साथ क्या करोगे,
प्रोपोर्शनल करोगे मीन्स प्रोपोर्शनल मीन्स रेशोज लोगे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा चेक कर लो, x2 माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय दिस, x2 माइनस एक्स वन से x2 माइनस एक्स वन कैंसिल आउट कितना आया 1/p आया। सेम इसको जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो बेटा तो भी क्या आएगा 1/p। सेम यहाँ पे करोगे तो भी क्या आएगा 1/p, या फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा पी क्यू आ जाएगा। इट मीन्स क्या आ रही है प्रोपोर्शनल्स आ रही है रेशो, इट मीन्स ये क्या होंगे हमारे डायरेक्शंस रेशोज होंगी। क्लियर, इतना क्लियर यहां तक। सेम ऐसे ही क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि हमारी डायरेक्शंस रेशोज ये भी हो सकती हैं, और क्या x1 माइनस x2, क्या लिखा मैंने डायरेक्शंस रेशोज क्या हो सकती हैं x1 माइनस x2 कोमा y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2 बिल्कुल हो सकती है। कैसे चेक कर लो, चेक कर लो बेटा x2 माइनस x2, चलो मैं दिखा देता हूं हम क्या करते हैं। देखो वहां पे मैंने बोला था कि जो डायरेक्शंस रेशोज हैं, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। डायरेक्शंस रेशोज हमने ए बी सी और माना था, और डायरेक्शंस कोसाइन वहां पे होते थे हमारे कौन से एल एम और एन होते थे। तो मैंने बोला था अगर इनकी रेशोज मीन्स ये क्या हो जाए एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, मीन्स ए बाय एल इक्वल टू बी बाय एम इक्वल टू सी बाय एन, अगर किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल आ जाए फिक्स नंबर के, तो क्या हो जाते थे, क्या हो जाती थी वही क्या होती थी हमारी डायरेक्शंस रेशोज होती थी। क्लियर है, प्रोपोर्शनल हो चुकी है। सेम ऐसे यहाँ पे चेक करते हैं, मैं इनको क्या बोल रहा हूँ डायरेक्शंस रेशोज बोल रहा हूँ, तो x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय डायरेक्शन कोसाइन क्या है फर्स्ट x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय पी क्यू है। क्लियर है, तो इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉमन निकाल लिया तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और ये p के ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये इससे कैंसिल आउट मीन्स कितना आया माइनस पी क्यू आया। क्लियर है, सेम ऐसे ही जब सेकंड को निकालेंगे मीन्स y1 माइनस y2 और डिवाइडेड बाय डायरेक्शंस कोसाइंस करेंगे, कितना डायरेक्शन कोसाइंस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय पी क्यू है। तो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, माइनस कॉमन निकाल लिया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 और इनटू में पी क्यू, ये इससे कैंसिल आउट मीन्स कितना आया माइनस पी क्यू आया। क्लियर है, कितना आया माइनस पी क्यू। सेम ऐसे जब z1 माइनस z2 और डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 और डिवाइडेड बाय पी क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लिया z1 माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 और इनटू में पी क्यू, ये इससे कैंसिल आउट कितना आया माइनस पी क्यू आया। चेक कर लो रेशो क्या ये तीनों की सेम आई है, इट मीन्स क्या हो चुके हैं ये प्रोपोर्शनल हो चुके हैं, और प्रोपोर्शनल हो चुके हैं तो हम इनको क्या बोल सकते हैं डायरेक्शंस रेशोज बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा, क्या कंसेप्ट क्लियर है बेटा, कैसे हमने किया। देखो टाइम मैं बहुत लगा रहा हूं बेटा इन टॉपिक्स पे, और इसीलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बेटा ये 3D का चैप्टर है, इतने आसानी से क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो इन लेक्चर्स को आपको कम से कम 2 या 3 टाइम्स देखना है। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर मैंने फर्स्ट टाइम देखा और फर्स्ट टाइम ही 100% क्लियर हो गया, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है, तो इन लेक्चर्स को कम से कम 2 या 3 टाइम्स जरूर देखना है, और एक अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। जो लैंग्वेज मैं बोलता हूं उस लैंग्वेज को आप लिख भी सकते हो हिंदी में कि मैंने क्या बोलना है। ठीक है, और उस चीज को बेटा समझने की कोशिश भी करनी है साथ के साथ। क्लियर है, इतना क्लियर बेटा यहां तक। तो डायरेक्शन रेशोज क्या क्या हो सकते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, या फिर x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। और साथ में बेटा मैंने पिछले लेक्चर में जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, इससे पहले वाला फर्स्ट लेक्चर था जो इस चैप्टर का, उसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि एक लाइन की डायरेक्शंस रेशोज इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज होती हैं। किसी भी लाइन की डायरेक्शंस रेशोज की इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्लियर है, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पुट आउट कर रहा हूं बेटा, जैसे एक लाइन की डायरेक्शंस रेशोज इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो क्या ऐसे ही एक वेक्टर की जो डायरेक्शंस रेशोज होंगी वो कितनी होंगी। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला बेटा, ये आपको बताना है। थोड़ा सा काम तुम भी करोगे ना, तो इस बात का आप जवाब दें और कमेंट करें। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट
टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो जिन बच्चों को लेक्चर अच्छे लगते हैं, टॉपिक अच्छा लगता है, कंसेप्ट समझ में आता है, तो बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन लेक्चर्स को शेयर जरूर करना है। और कमेंट बॉक्स में जो मैंने क्वेश्चन तुमसे पुट आउट किया है वो भी साथ में कमेंट जरूर करनी है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखते हैं बेटा अपना टॉपिक, इसी को थोड़ा सा कंबाइन करके मैं और करवाता हूं। इसी टॉपिक को देखते हैं क्या करवा रहा हूं। तो बेटा मैंने ये कुछ लिख लिया है। ये किस लिए लिखा? क्योंकि बेटा जितना भी हमने अब तक पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में या जो अब तक सेकंड लेक्चर में पढ़ा, वो सारा मैंने एक जगह लिख लिया है। और थोड़ा सा डिफरेंस इनके अंदर देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। देखो, पी क्यू कोई वेक्टर है, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। सबसे पहले तो अगर इस वेक्टर की बात करें तो बेटा मैं वेक्टर अलजेब्रा के अंदर भी बता के आया था कि जो ए, अगर कोई भी वेक्टर में गिवन है ए बी और सी, तो ये क्या होते हैं? डायरेक्शंस क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? डायरेक्शंस रेशोज होते हैं। ये तो लिख लो बेटा, 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है। कोई भी हमें वेक्टर दे दिया जाएगा और वहां से पूछ लेंगे कि डायरेक्शंस रेशोज बताओ किसी भी वेक्टर की, तो हमें क्या करना है? जो भी हमें वेक्टर गिवन है उसके आई का कंपोनेंट, आई कैप का कंपोनेंट, जे कैप का कंपोनेंट, के कैप का कंपोनेंट, मीन्स जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वही क्या होती हैं? डायरेक्शंस रेशोज होती हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर इस वेक्टर की डायरेक्शंस कोसाइंस की बात करें तो मैंने बताया था अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शंस कोसाइंस निकालने हैं तो क्या करना है? उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो इस पी क्यू वेक्टर का मैंने क्या निकाल दिया? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? उसी, जैसे मान लो मैंने पी क्यू वेक्टर का क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे? पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? तो मैंने इस पी क्यू वेक्टर का क्या निकाल दिया? ये यूनिट वेक्टर निकाल दिया। अब इस यूनिट वेक्टर की, अब पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। तो इस पी क्यू जो यूनिट वेक्टर आया, इसके जो ये स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं, आई कैप का कंपोनेंट, जे कैप का कंपोनेंट, के कैप का कंपोनेंट, यही क्या होते हैं? डायरेक्शंस कोसाइंस होते हैं। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है यहां तक? बोलो जल्दी। उसके बाद मैंने ये एरो क्यों लगाए उसको भी देखेंगे। देखो, ये एल एम और एन ये भी क्या थी? डायरेक्शंस कोसाइंस थी। और ये भी क्या है? डायरेक्शंस कोसाइंस है। लेकिन डिफरेंस क्या है? ये एक वेक्टर की डायरेक्शंस कोसाइन है और ये एक लाइन की डायरेक्शंस कोसाइंस है। क्लियर है बेटा? क्योंकि मैंने बताया था अगर किसी भी लाइन की डायरेक्शंस कोसाइंस निकालते हैं तो क्या आता? हमारे पास दो सेट ऑफ पॉसिबल डायरेक्शंस कोसाइंस आते हैं, जिसमें मैंने बताया था एल एम और एन होता है, या माइनस है एल माइनस एम और माइनस एन होता है। क्लियर बेटा? तो क्लियर है यहां तक? उसके बाद अब हमने जो अभी टॉपिक किया था वो क्या था कि एक लाइन पास हो रही है 2 पॉइंट से, तो उसके डायरेक्शंस कोसाइंस कैसे निकालेंगे वो सीखा था। अब मैं बात करता हूं वेक्टर अलजेब्रा की। अगर वेक्टर अलजेब्रा में हमने पढ़ा था कि एक वेक्टर पास हो रहा है कितने पॉइंट से? 2 पॉइंट से, तो उसके डायरेक्शंस कोसाइंस कैसे निकालते हैं वो पढ़ते हैं। क्लियर है? तो देखो, ये पी क्यू एक वेक्टर है, पी और क्यू 2 पॉइंट है, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। तो यहां से सबसे पहले तो हमने क्या निकाला? पी क्यू वेक्टर ही लिख लिया। पी क्यू वेक्टर हमें लिखना आता है ओब्वियसली, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर इस पी क्यू वेक्टर की अगर मैं बात करूं डायरेक्शंस रेशोज की अभी भी बता के आया हूं, किसी भी वेक्टर के अगर डायरेक्शंस रेशोज लिखने होते हैं तो क्या करते हैं? जो वेक्टर में गिवन है उसके स्केलर कंपोनेंट्स को उठा के लिख दो, वो क्या आ जाएंगे? डायरेक्शंस रेशोज आ जाएंगे। क्लियर है? ये लिख दिए। क्लियर है? और अगर इस पी क्यू वेक्टर के हमें क्या निकालने? डायरेक्शंस कोसाइंस निकालने, तो सबसे पहले इस पी क्यू वेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। और उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे पास डायरेक्शंस कोसाइंस हो जाएंगे। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है? सेम ऐसे हमने लाइन में पढ़ा था, अगर डायरेक्शंस रेशोज निकालने हैं तो बेटा इस वेक्टर के, या बोलें इस पी क्यू को अगर एक लाइन बोलें तो इस पी क्यू लाइन के ये डायरेक्शंस रेशोज हो सकते हैं। क्लियर यहां तक? उसके बाद लास्ट टॉपिक करते हैं हम अपना इस चैप्टर का।
इस चैप्टर का नहीं सॉरी इस एक्सरसाइज का। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा हमारा, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। मीन्स अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और उन 3 पॉइंट्स को हमें क्या दिखाना है, कोलिनियर दिखाना है, शो करना है, तो कैसे दिखाएंगे। मान लो हमारे पास ए पॉइंट और बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, कोलिनियर है। तो बेटा अगर हम 10th क्लास में होते, 11th क्लास में होते, या फिर हमने 12th क्लास में भी वेक्टर अलजेब्रा के अंदर काम किया, तो कैसे करते कि ए बी निकालते, बी सी निकालते और ए सी निकालते और चेक करते यहां से क्या कि सम ऑफ, क्या चेक करते यहां से कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स मीन्स किन्हीं भी दो साइड्स का सम इक्वल आ जाता किसके, थर्ड साइड के इक्वल। तो हम यहां से क्या बोल देते कि ए बी सी 3 पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। क्लियर है, क्लियर यहां तक। लेकिन हम कैसे डायरेक्शंस रेशोज और डायरेक्शंस कोसाइंस का यूज करके इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करेंगे वो देखते हैं। मीन्स हाउ टू यूज डायरेक्शंस कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशोज टू शो 3 पॉइंट्स एज कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है। तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते बेटा कि हमने मान लिए कितने, 2 माइनस +3 और -4 मान लिए। बी के मान लेते हैं क्या है, 1 -2 और 3, और सी के मान लेते हैं क्या है, 3 8 और -11। क्लियर है, क्लियर यहां तक। उसके बाद हमने सबसे पहले ए बी की डायरेक्शन से रेशोज निकालेंगे, देन उसके बाद बी सी की डायरेक्शन से रेशोज निकालते हैं। तो देखो डायरेक्शंस रेशोज ऑफ ए बी की जो डायरेक्शंस रेशोज आएंगे वो कैसे निकालते हैं, x2 - x1 मीन्स 1 - 2 इज -1, उसके बाद -2 -3 -5 और 3 +4 मीन्स +7। और अगर यहीं से BC की डायरेक्शन से रेशोज की मैं बात करूं बेटा, तो BC की जो डायरेक्शन से रेशोज आएंगे वो क्या आएंगी, 3 - 1 इज 2, उसके बाद 8 माइनस प्लस मीन्स 8 + 2 इज 10 और -11 -3 मीन्स -14 आएगा। क्लियर है, हमने ए बी की डायरेक्शन रेशोज निकाल ली, BC की निकाल ली। क्लियर है। अगर दो लाइन की डायरेक्शंस रेशोज प्रोपोर्शनल हो तो देखो बेटा एक बार हम बात कर लेते हैं। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ टॉपिक्स लिखवाए थे, क्या कि कंडीशन ऑफ, उनकी बात कर लेते हैं एक बार इससे पहले। किसकी, कि कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, ये टॉपिक लिखवाए थे ना मैंने बिल्कुल स्टार्ट में, जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया उसके अंदर लिखवाया था बेटा, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। क्लियर है। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म का मतलब क्या है कि दो लाइंस कब पैरेलल होंगी, कैसे पता चलेगा कि हमें ये दो लाइंस पैरेलल हैं या नहीं, तो कैसे पता चलेगा। देखो मान लो एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, इस L1 के जो डायरेक्शंस रेशोज है वो मान लिए मैंने क्या है, A1 B1 और C1, और इस L2 लाइन की डायरेक्शंस रेशोज मान लिए क्या है, A2 B2 और C2। ये दो लाइन है, ये क्या है L1 लाइन है, ये क्या है L2 लाइन है। ये कब पैरेलल होंगी, जब इन डायरेक्शंस रेशोज मींस L1 के डायरेक्शंस रेशोज और L2 के डायरेक्शंस रेशोज अगर प्रोपोर्शनल आ जाएं तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। मींस A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 किसके इक्वल आ जाए, सम कांस्टेंट के इक्वल, मींस प्रोपोर्शनल हो जाए। तो हम क्या बोल देंगे कि L1 और L2 कैसी लाइंस हैं, प्रोपोर्शनल लाइंस है, मींस क्या है, पैरेलल लाइंस है। क्लियर है। अगर रेशोज प्रोपोर्शनल हो जाए तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन थी वो थी हमारे पास क्या, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी।
क्लियर है। दो लाइंस यहाँ पे तो हमने क्या पढ़ा कि L1 पैरेलल होगी L2 के, कब, जब दो डायरेक्शंस रेशोज क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल। अब पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, मींस L1 परपेंडिकुलर कब होगी L2 की, वो कैसे पता चलेगा। अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर है तो L1 की जो डायरेक्शंस रेशोज मींस A1 और क्या माना था हमने B1 और C1, और L2 की जो डायरेक्शंस रेशोज मींस L2 A2 B2 और C2, अगर क्या आ जाए हमारे पास A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 और प्लस C1 इंटू C2 अगर जीरो के इक्वल आ गया तो हम क्या बोल देंगे कि L1 L2 के क्या है, परपेंडिकुलर है। ध्यान रखना बेटा इनको, क्लियर है यहां तक। उसके बाद अब हम इसके अंदर कंडीशन ऑफ कोलिनिटी में किसका यूज करने वाले हैं, फर्स्ट का, इसका यूज करने वाले हैं, इस कंडीशन का, ठीक है। तो देखते हैं बेटा क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने क्या निकाली, डायरेक्शन रेशोज निकाल लिया ए बी का और बी सी का। अब मैं चेक करूंगा इनकी क्या क्या ये दोनों जो डायरेक्शन रेशोज आए हैं ए बी और बी सी के, क्या ये प्रोपोर्शनल है। चेक करते हैं कितना है, देखो चेक करो, -1/2, उसके बाद -5/10 करेंगे और इक्वल टू 7/-14 करेंगे। चेक करो क्या ये प्रोपोर्शनल, चेक करो। ये -1/2 कैंसिल आउट किया 1, नीचे कितना आया 2, कैंसिल आउट किया 1, नीचे कितना आया -2, मीन्स 14 था ये, ठीक है। कितना था यहाँ पे 14 था। तो सभी को जब चेक किया तो कितना आया, -1/2 है। मीन्स सभी को कैंसिल आउट किया तो कितना है, प्रोपोर्शनल, क्योंकि -1/2 के इक्वल आ रही है सभी। इट मीन्स हम यहां से क्या बोल सकते हैं, अगर डायरेक्शंस रेशोज प्रोपोर्शनल होगी तो क्या बोल देंगे कि वो दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। लेकिन चेक कर लो बेटा बी पॉइंट क्या है, दोनों में कॉमन है। अगर बी पॉइंट कॉमन है और डायरेक्शंस रेशोज दोनों ही लाइंस की प्रोपोर्शनल हो चुकी हैं, इट मीन्स वो तीनों ही पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला यहां से, अगर दो लाइंस, या फिर ये बोले कि अगर दो पैरेलल लाइंस होंगी तो डायरेक्शंस रेशोज क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। अभी बताया, अगर दो पैरेलल लाइंस होंगी तो डायरेक्शंस रेशोज क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। और अगर दो पैरेलल लाइंस, अगर क्या बोला मैंने, अगर दो पैरेलल लाइंस का एक ही कॉमन पॉइंट हो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो चुकी हैं ए बी और बी सी, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या हो चुका है, बी हो चुका है, तो क्या होती है, कोलिनियर लाइंस होती हैं। तो उनको ए बी को और बी सी को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर लाइंस बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही लाइन पे लाई करती हैं, एक ही लाइन पे तो लाई कर रहे हैं, क्योंकि बी क्या हो चुका है, कॉमन पॉइंट। हमने यहां से ये प्रूव किया था कि ए बी पैरेलल है बी सी के, लेकिन हमें क्या मिल गया, बी एक कॉमन पॉइंट मिल गया। तो ए बी बी सी के पैरेलल तो नहीं होगी, लेकिन क्या होगी, कोलिनियर होगी। तो हम यहां से क्या लिख देंगे बेटा कि ए बी पैरेलल है किसके, बी सी की है, इस कंसेप्ट से। लेकिन उसके बाद हमें क्या मिल गया, बी इज ए कॉमन पॉइंट, बी क्या मिल गया, एक कॉमन पॉइंट मिल गया। अगर बी एक कॉमन पॉइंट है तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स हो चुके हैं ये, कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी दोनों ही लाइंस। क्लियर बेटा, क्लियर है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था 11.1 एक्सरसाइज का। लेकिन बेटा इसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक वो कर लेते हैं। वो टॉपिक कौन से हैं, एक तो हम एक्चुअल मीनिंग समझेंगे किसका, डायरेक्शंस रेशोज का। तो एक्चुअल मीनिंग क्या है डायरेक्शंस रेशोज का, उसके बाद तुम्हें डायरेक्शंस रेशोज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं आने वाला बेटा। तो देखते हैं एक्चुअल मीनिंग क्या है डायरेक्शंस रेशोज का। क्या करने वाले बेटा यहाँ पे हम कि एक्चुअल मीनिंग क्या है डायरेक्शंस रेशोज का, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखो मैंने कोई भी एक लाइन ले ली, ये कोई भी एक लाइन, क्लियर। इस लाइन पे क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैंने पॉइंट से एक लाइन बनी होगी, क्लियर। तो इस लाइन पे कहीं भी दो पॉइंट्स ले लो, मैंने एक पॉइंट ये यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। मैंने क्या बोला, एनी टू पॉइंट्स, इस लाइन पे एनी टू पॉइंट्स कहीं पे भी ले सकते हो, क्लियर है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए क्या है, x1 y1 और z1 है। इस पॉइंट के मान लिए x2 y2 और z2 है, क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद यहां तक क्लियर है ना कंसेप्ट। तो देखो
ये कोई भी एक लाइन थी, इस लाइन पे इनफाइनाइटली मैनी क्या है, पॉइंट्स हैं। मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान रखना है, क्या बोल रहा हूँ, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स बोल रहा हूँ या रेशोज बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उसको बात को ध्यान रखना है। ये कोई भी एक लाइन है, इस पे मैंने एनी 2 पॉइंट्स लिए, मीन्स कहीं भी 2 पॉइंट्स लिख लिए, उनके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, वो कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। क्लियर है। तो जब इस लाइन की जो गिवन लाइन थी, इसकी जब डायरेक्शंस रेशोज निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, x2 डायरेक्शंस रेशोज ऑफ गिवन लाइन मीन्स जो मैं ऊपर दी गई है उस लाइन के अगर डायरेक्शंस रेशोज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 ऐसे निकालते। अब ध्यान दो बेटा, ये इस लाइन पे मैंने एनी 2 पॉइंट्स माने थे, कोई बच्चा क्या पता वो पॉइंट्स एक या मान ले, एक या मान ले, तो इसके अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पे अलग होंगे, तो अलग क्या आएंगे, डायरेक्शंस रेशोज आएंगे इस लाइन के। क्लियर है। तो और इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, तो डायरेक्शंस रेशोज किसी भी लाइन के कितने आए, इनफाइनाइटली मैनी डायरेक्शंस रेशोज होते हैं किसी भी लाइन की। और यही मैं स्टार्टिंग में बता के आ रहा हूं बेटा, स्टार्टिंग से यही बोल रहा हूं कि किसी भी लाइन की जो डायरेक्शंस रेशोज होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज होती है। क्लियर है। लेकिन मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एक सेंटेंस में कि डायरेक्शंस रेशोज अगर हमें निकालने तो क्या करना है, डिफरेंस ही तो ले रहे हैं x2 माइनस x1, क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ कोरस्पोंडिंग, लिख लेना बेटा तुम भी, डिफरेंस ऑफ कोरस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस ऑफ कोरस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स, ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, उस लाइन पे एनी 2 पॉइंट्स का क्या लेना है, डिफरेंस लेना, और कौन से कोऑर्डिनेट्स का, कोरस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट्स का। लाइन आर डायरेक्शंस रेशोज ऑफ दैट लाइन, तो वही क्या होंगे, उसकी डायरेक्शंस रेशोज होंगे उस लाइन के। दैट्स क्लियर। ये है एक्चुअल मीनिंग डायरेक्शंस रेशोज किसका, एक लाइन की। क्लियर है। अब लास्ट टॉपिक करते हैं बेटा, लास्ट टॉपिक जो हमारा छोटा सा टॉपिक बचा था, क्या है कि डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और लाइन पैरेलल टू देम क्या होते हैं, देखते हैं बच्चों। तो बेटा लास्ट टॉपिक क्या हमारा, डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और लाइंस पैरेलल टू देम। मींस इसका मीनिंग क्या है कि हमें डायरेक्शंस कोसाइंस निकालने किसके, जो एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के, या फिर कोई भी लाइन पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल हो या फिर जेड एक्सिस के पैरेलल हो। क्लियर है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी तो बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को। क्लियर है, कंसेप्ट पे चलना है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। तो मैं सबसे पहले बात करूं तो बेटा देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये तीनों ही क्या होती हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर और जेड एक्स के। मींस ये तीनों ही कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसी होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। मींस 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं एक दूसरे के साथ। इतना क्लियर है। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शंस कोसाइंस की बात करें तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। मैंने क्या बोला, अगर मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शंस कोसाइंस की बात करूं तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। ऑब्वियसली कितना बनाएगा, 0 डिग्री। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देखो क्या लिख सकता हूं कि डायरेक्शन कोसाइंस, ध्यान रखना बेटा, यहां से लिख रहा हूं मैं क्या, कि डायरेक्शंस कोसाइंस और डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। किसकी डायरेक्शन कोसाइंस लिख रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस की। या फिर इसी बात को मैं क्या बोल सकता हूं, और ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई लाइन या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होगी। देखो बेटा चेक करो, मान लो
इसके पैरेलल किसी भी लाइन की डायरेक्शंस कोसाइन लिख रहे हैं, या फिर इस एक्स एक्सिस की अगर डायरेक्शंस कोसाइन लिखेंगे तो कितना डिग्री का एंगल बना, 0 डिग्री का। और कोस, जब 0 डिग्री का एंगल बना तो उसके साथ क्या लेंगे, कोसाइन लेंगे, मीन्स कोस लगाएंगे। तो कोस 0 कितना होगा, 1 होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कितना आया, 1 आया। क्लियर है। अब अगर मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शंस कोसाइंस निकाल रहा हूं तो इसके साथ तो वो एंगल 0 बना, इस एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा, 90, और कोस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद इसी एक्स एक्सिस का जो एंगल जेड एक्सिस के साथ बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो कोस 90 फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही ऑब्वियसली ऐसे ही काम करने वाले मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि 0 डिग्री टू द एक्स एक्सिस को जब हम चेक करेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री विद वाई एक्सिस, 90 डिग्री वाई एक्सिस के साथ बनेगा, और 90 डिग्री ही किसके साथ बनने वाला है, जेड एक्सिस के साथ बनने वाला है ऑब्वियसली। तो कोस 0 1 हो जाएगा, कोस 90 0, कोस 90 0। सेम ऐसे ही वाई एक्सिस के निकाल देंगे और जेड एक्सिस के। तो डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस और ए लाइन, या फिर एक लाइन की बात करें पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। मीन्स सबसे पहले तो वाई एक्सिस के अगर डायरेक्शंस कोसाइंस की मैं बात कर रहा हूं तो एक्स एक्सिस के साथ देखेंगे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होगा, 0 होगा। उसके बाद यहाँ पे एंगल सेम वाई एक्सिस के साथ 0 बनेगा तो कोस 0 1, और फिर से जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनेगा तो 0। सेम ऐसे ही डायरेक्शंस कोसाइंस की बात करेंगे किसकी, जेड एक्सिस की। तो डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस, और फिर क्या बोल सकते हैं, और ए लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस, इसके कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली 0 0 और 1 हो जाएंगे। क्लियर है। तो बेटा ये हमारे पास 11.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था। इसका इंट्रोडक्शन करवाना इतना इजी नहीं है बेटा, तुमने खुद से भी ये रियलाइज किया होगा कि जब तुमने इंट्रोडक्शन लेक्चर किया तो कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, तो चैप्टर इजी नहीं है, लेकिन बेटा चैप्टर को इजी हम बना सकते हैं। और को कैसे बनाना है, बार बार इन इंट्रोडक्शन लेक्चर्स को करके कम से कम 2 या 3 टाइम्स इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर करना है बेटा, और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जो मैं लैंग्वेज बोलता हूँ उस लैंग्वेज को बेटा अगर समझ में नहीं आती, कुछ टाइम के बाद भूल जाते हो, तो इस लैंग्वेज को हिंदी में लिख लिया करो बेटा। साथ में जो बोलता हूँ ना वो डिटो बेटा कॉपी में लिख सकते हो। वो नोटबुक किसके लिए बना रहे हो, तुम अपने लिए बना रहे हो बेटा, किसी और के लिए नहीं बना रहे हो। ठीक है, तो नोटबुक में लिख लिया करो साथ में कि मैं क्या लैंग्वेज बोल रहा हूँ, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें कॉपी में लिख लिया करो। और बेटा अगर कहीं पे तुम्हें डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर टॉपिक अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, पढ़ाने का वे अच्छा लगे तो बेटा तो भी कमेंट करके बता सकते हो। क्लियर है। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है ताकि उनका भी बेटा कुछ अच्छा हो सके। क्लियर है बेटा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 11.1 एक्सरसाइज। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।